नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हमारा जो है समास चल रहे थे। समास के अंदर हमने जो फर्स्ट समास है अव्ययी भाव समास उसे आरंभ किया था, लेकिन आज के इस वीडियो को आरंभ करने से पहले मैं पिछली क्लास को थोड़ा सा रिवीजन करवाना चाहता हूं, ताकि जो स्टूडेंट न्यू हैं, नए हैं, उनको ये समास अच्छे से समझ में आ जाए। एक निवेदन साथ में ये भी है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करना नहीं है, पूरा वीडियो ध्यान से सुनना है, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। मैं आपसे इतना वादा कर सकता हूँ, विश्वास दिला सकता हूँ कि अगर आप लोगों ने ये कंटिन्यू देखे तो आपको समास पूरे ढंग से क्लियर हो जाएगा। अगर आप 9th के स्टूडेंट हो तो 10th क्लास के अंदर चलकर आपको संस्कृत व्याकरण को दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर हो जाने वाले हैं, संस्कृत का एक भी टॉपिक आपसे ऐसा नहीं होगा जिसको आपको रटना पड़ेगा, कंठस्थ करना पड़ेगा। मैं आप सबको यहीं पर इस वीडियो के माध्यम से सब चीजें बहुत आसान तरीके से समझा दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने समास शुरू करे थे, तो कल के जो वीडियो आपने देखा होगा उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि समास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जो समास शब्द है वो सम उपसर्ग है, अस धातु है और घ प्रत्यय के योग से हुई है, ठीक है। और जिसका अर्थ क्या होता है, संक्षेप करना या संक्षेपण करना। फिर इसकी परिभाषा के बारे में बात करा था कि भाई समास की परिभाषा क्या है। तो सम सनम समास है, अर्थात संक्षिप्त करना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि भाई दो या दो से अधिक पदों को एक पद में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि समास में क्रियाएं कितने तरीके से होती हैं। तो समास में दो तरह से क्रियाएं होती हैं बच्चों, एक तो होता है समस्त पद होता है और एक क्या होता है, विग्रहित पद होता है। तो विग्रह कैसे होता है, समास कैसे होता है, ये हम लोगों ने बड़े विस्तार से चर्चा करी थी। फिर हम लोगों ने बात करी थी समास के भेद कितने होते हैं। तो मैंने बताया समास के संस्कृत में 5 भेद माने जाते हैं, किंतु अर्थ की दृष्टि से समास के केवल 4 भेद बताने हैं। ये सारी बातें बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे ढंग से उदाहरणों के साथ मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में सब चीजें समझाई है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देख लीजिए। आज हम लोग अव्ययी भाव समास जो है उसका विस्तार करेंगे। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने शुरुआत कर दी थी, तो एक बार वापस ध्यान दीजिए बच्चों कि जो अव्ययी भाव समास है इसका जो सूत्र है मैंने आपको बताया कि पूर्व पद अर्थ प्रधानो अव्ययी भाव समास है। पूर्व पद अर्थ प्रधानो अव्ययी भाव समास है। अब देखिए, जो 10th क्लास के स्टूडेंट है वो विशेष तौर पर इसे याद कर लें, क्योंकि कई बार ये डायरेक्ट सूत्र पूछ लिया जाता है कि जो अव्ययी भाव समास है उसका सूत्र बताइए। तो अव्ययी भाव समास का ये सूत्र है, पूर्व पद अर्थ प्रधानो अव्ययी भाव समास है। पूर्व पद अर्थ प्रधानो अव्ययी भाव समास है, ठीक है। तो हमने इसमें 3 नियम लिखे थे, दोबारा लिख रहा हूं मैं कि भाई इसके अंदर क्या होता है, इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। क्या होता है भाई, प्रथम पद प्रधान होता है, यानी कि मुख्य होता है। प्रधान का मतलब क्या होता है, मुख्य होता है। फिर मैंने दूसरी बात आपको लिखाई कि इसमें जो प्रथम पद होगा, इसमें जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद जो होगा वो कोई अव्यय होगा या फिर क्या होगा, उपसर्ग होता है। तीसरे नंबर पर हमने बात करी कि इसमें जो समस्त पद होता है बच्चों, इसमें समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। ये 3 बातें मैंने लिखाई थी आप लोगों को कि इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद क्या होता है, कोई अव्यय या उपसर्ग होता है, और इसमें जो समस्त पद होता है बच्चों वो होता है नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। सब इसके बाद मैंने आपको ये भी समझाया था कि जो नपुंसक लिंग है उसको बनाने का तरीका क्या है, यानी कि समस्त पद जब बनाएंगे तो जिन शब्दों के अंत में ए या फिर आ आता है उसको हम क्या कर देंगे, अम में बदल देते हैं। जिन शब्दों के अंत में ई या फिर ए या फिर आई आता है तो उसको हम छोटी ई, लघु ई में बदल देते हैं। उ या दीर्घ उ
या फिर ओ या फिर औ आता है तो उसे हम लघु ऊ में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये नपुंसक लिंग बनाने का तरीका है। तो कहने का मतलब क्या है कि दो चीजें होती है बच्चों, एक समस्त पद होता है और एक विग्रहित पद होता है। तो जो समस्त पद बनेगा यानी कि जिसको हम समास कहते हैं, वो समास जो होगा वो नपुंसक लिंग एक वचन में होगा। कौन सा? ये जो अव्ययी भाव समास है। समझ में आया ना भाई? समास में क्रियाएं कितने तरह से होती हैं? समास में क्रियाएं दो तरह से होती है ना भाई। एक तो क्या होता है, समस्त पद होता है जिसको समास कहा जाता है, और एक क्या होता है, विग्रह होता है। तो जो समस्त पद होगा वो किस में होगा? नपुंसक लिंग एक वचन में होगा। कौन? अव्ययी भाव समास। कौन होगा बच्चों? अव्ययी भाव समास। तो कल मैंने आप लोगों को एक उदाहरण, एक जो नियम था वो पढ़ाया था कि यथा, यदि किसी भी शब्द से पहले यथा दिखाई दे आप लोगों को तो वो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। किसी भी शब्द से पहले यथा दिखाई दे तो यथा से जुड़ा हुआ जो भी शब्द होगा अव्ययी भाव समास होगा, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो संस्कृत हो। किसी में भी समास की अगर बात करें तो बिल्कुल आप दिमाग में रखें, यथा शक्ति, यथा अवसर, यथा गति, यथा बलि, यथा सामर्थ्य, यथा शीघ्र, यथा अवसर, ठीक है ना, यथा धन। तो यथा आगे नजर आएगा आप लोगों को। तो यथा जब भी दिखाई दे तो समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। हिंदी में कैसे होता है भाई? यथा शक्ति है, शक्ति के अनुसार, यथा बलि, बलि के अनुसार, जैसी बलि हो, ठीक है, यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो, यथा सामर्थ्य, जितना सामर्थ्य हो। ऐसे अपन करते हैं, हिंदी के अंदर करते हैं समास। तो 10th क्लास जो है उसका टॉपिक है समास का हिंदी के अंदर, तो वो भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। दोनों को एक दूसरे से लिंक कर दीजिए, अलग अलग नहीं है, बस भाषा का ही अंतर है। वहाँ हम लोग हिंदी में करते हैं, यहाँ हम लोग संस्कृत में करते हैं, बस इतना सा अंतर है। बाकी नियम वगैरह सब चीज़ें सेम हैं। समझ में आई नहीं आई? तो ध्यान रख लीजिए, अव्ययी भाव समास के अंदर प्रथम पद के अर्थ की प्रधानता होती है। प्रथम पद कोई अव्यय या उपसर्ग होता है। अव्ययी भाव समास जो होता है उसमें जो समस्त पद होता है वो नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। नपुंसक लिंग एक वचन बनाने का तरीका क्या होता है कि जिन शब्दों के अंत में ए या आ आता है उसमें अम हो जाता है, जिन शब्दों के अंत में ई ए आई आता है उसमें लघु ई हो जाती है, और जिन शब्दों के अंत में ऊ ओ और औ आता है उसमें लघु ऊ हो जाता है। ये है नपुंसक लिंग बनाने का नियम, ठीक है। फिर मैंने आपको यथा बताया, यथा के बाद में जो भी शब्द आएगा, यथा के बाद में जो भी शब्द आएगा उसमें आपको लगानी है द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति लगानी है? द्वितीय विभक्ति लगानी है। और शब्द क्या जोड़ना है? अनतिक्रमे। क्या शब्द जोड़ना है? अनतिक्रमे। तो देखिए कल मैंने आपको ये पढ़ा दिया था, लेकिन एक थोड़ा सा बता देता हूं। यथा के बाद में जो शब्द आएगा उसमें आपने लगानी है द्वितीय विभक्ति। कौन सी लगानी है? द्वितीय, और प्लस क्या जोड़ देना है आपको? अनतिक्रमे। क्या जोड़ देना है? अनतिक्रमे। ये शब्द आपको इसमें जोड़ देना है, ठीक है। तो अब मैंने आपको एक उदाहरण समझा दिया कि भाई जैसे यथाशक्ति है, क्या है? यथाशक्ति है। मोस्ट है बहुत ज्यादा ये उदाहरण, इसलिए मैं बार बार में लिख रहा हूं यथाशक्ति। अब ये जो यथाशक्ति है बच्चों, इसका जब विग्रह करेंगे तो यथाशक्ति का क्या करेंगे? शक्ति जो शब्द है उसकी द्वितीय विभक्ति लगानी है। तो शक्ति शब्द की द्वितीय विभक्ति क्या होगी? शक्ति, और इधर क्या हो जाएगा? अनतिक्रमे। अनतिक्रमे यानी कि शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। तो ये क्या हो गया इसका? ये समस्त पद है, ये क्या हो गया? विग्रही हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है समीप अर्थ में। ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड नियम पढ़ रहे हैं समीप अर्थ में। किस में पढ़ रहे हैं बच्चों? समीप अर्थ में। अब समीप अर्थ में क्या करना है आपको? उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। किसका? समीप अर्थ में उपसर्ग का प्रयोग होता है। अब इसको समझिए बच्चों, ये क्या कह रहा है कि जो उप है, यदि किसी शब्द से पहले उपसर्ग दिखाई देगा तो उप के बाद वाले शब्द में, ठीक है ना, आप यहां लिख देता हूं नियम में कि विग्रह करने पर उप के बाद वाले शब्द में षष्ठी विभक्ति लगेगी। कौन सी लगेगी? षष्ठी विभक्ति लगती है तथा समीपम शब्द
जोड़ते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि उप के बाद में जो भी शब्द आएगा उसमें कौन सी विभक्ति लगानी है, षष्ठी विभक्ति लगानी है, और बाद में क्या जोड़ देना है, समीपम शब्द जोड़ देना है। कौन सा शब्द जोड़ देना है, समीपम शब्द जोड़ देना है। तो देखिए, जैसे मैं अब आपको यहां पर ये उदाहरण बता रहा हूं, जैसे उपगंगम शब्द है। अब देखिए, उपगंगम शब्द है, लेकिन इसमें मूल शब्द कौन सा है बच्चों, गंगा शब्द है, लेकिन ये समस्त पद बना रहे हैं अपन। ये क्या बना रहे हैं, समस्त पद बना रहे हैं। तो देखो, गंगा है, गंगा में क्या आ रहा है, आ, और जब ए और आ आता है तो उसको किस में बदल देते हैं, अम में बदल देते हैं। कब, जब समस्त पद बनाते हैं। तो ये क्या बना हुआ है, समस्त पद। तो यहां पर मूल शब्द गंगा है, लेकिन जब समस्त पद बनाया तो क्या बना दिया, उसको अम बना दिया, गंगम बन गया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई इसका विग्रह करना है, तो उप के बाद में मूल शब्द क्या दिखाई दे रहा है, गंगा, और गंगा की षष्ठी विभक्ति क्या होगी। तो देखिए, मैंने आपको लता वाला, रमा वाला रूप याद कराया था, और वहां पर मैंने एक ट्रिक बताई थी कि या यई या याम, या यई या याम, यानी कि तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इनको क्रम से एक वचन को याद करने का तरीका बताया था कि आपने स्त्रीलिंग जो शब्द होते हैं उसमें या यई या याम ऐसे याद कर ले। तो या मतलब तृतीया, यई मतलब चतुर्थी, या पंचमी और षष्ठी सेम होती है, या मतलब विसर्ग आएंगे, और याम मतलब सप्तमी हो जाएगा। तो गंगा या, तो इसकी जो हो जाएगी विभक्ति, ये क्या बन जाएगी, गंगाया, और पीछे क्या शब्द जोड़ना है, समीपम। पीछे जो शब्द जुड़ेगा वो जोड़ना है बच्चों, समीपम, गंगाया समीपम। ये इसका विग्रह हो गया। अगर मान लीजिए हम यूं कह रहे हैं, देखो, रामस्य समीपम। अब रामस्य समीपम है, ये आपने देखना है कि ये विग्रहित पद है। अब इसको हमको समस्त पद बनाना है। तो समीपम कब आता है, जब उप उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है, उप उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो आप इसको वापस से देखो, समीप की जगह तो उप लिया है, और इसमें मूल शब्द क्या है, राम है, और राम में ए आ रहा है, इसलिए नपुंसकलिंग बनाएंगे तो रामम, अम कर देंगे इसको। तो ये मूल शब्द क्या बन गया, उप रामम। इसी तरह मान लीजिए मैं कह रहा हूं उप कृष्णम, ठीक है ना। तो उप कृष्णम है, तो कृष्ण शब्द की षष्ठी विभक्ति भी क्या होगी, कृष्ण से समीपम, कृष्ण से समीपम। तो ये उपकृष्णम हो गया। इसी तरह के और उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं उपवधू। अब देखो, वधू शब्द है, तो इसके अंदर क्या होता है, बड़ा ऊ जो होता है वधू शब्द में, लेकिन जब समस्त पद बनाएंगे तो छोटा हो या बड़ा ऊ हो, ये किस में परिवर्तित हो जाता है, छोटे ऊ में परिवर्तित हो गया, समस्त पद है। अब देखिए, वधू शब्द की षष्ठी विभक्ति क्या होती है, वधवा समीपम, वधवा समीपम। ठीक है, अगर इसी चीज को हम यूं कह दें उपलतम, लता के समीप, तो देखो क्या होगा, लताया समीपम। कोई जल्दबाजी नहीं है, ध्यान से समझने की कोशिश करो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने आपको ये बताया कि जो अव्ययी भाव समास है उसके अंदर पहला पद प्रधान होता है, और पहला पद क्या होता है, उपसर्ग होता है। और उपसर्ग जब होगा तो वो हमेशा कहाँ जुड़ेगा, पहले ही जुड़ता है। उपसर्ग हमेशा कहाँ जुड़ेगा बच्चों, आगे ही जुड़ता है। तो जब भी आपको उपसर्ग, जैसे मैंने कहा यथा दिखे तो द्वितीय विभक्ति लगानी है। समीप अर्थ में उप उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। उप उपसर्ग के बाद में कोई शब्द होगा तो कौन सी विभक्ति लगाएंगे, षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। तो मैं आपको अभी जैसे नियम कराने के बाद अभी एक टेबल बना लें अपन, तो आपको एक टेबल में ये पूरा समास क्लियर हो जाएगा। भाई उप आती है, षष्ठी विभक्ति लगानी है, प्रति उपसर्ग आता है तो कौन सी लगेगी, निर उपसर्ग आता है तो कौन सी लगेगी, अ उपसर्ग आता है तो कौन सी लगेगी, अनु उपसर्ग आता है तो कौन सी विभक्ति लगेगी। ऐसे आपको एक सेटअप दिमाग में रखना है। समझ में आई नहीं आई? और जब आपको इस तरह से याद हो जाएगा तो अव्ययी भाव समास जो है क्लियर हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या आएगी कि आपको शब्द रूप याद नहीं होंगे। शब्द रूप याद नहीं होंगे तो आप सही ढंग से विभक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाओगे, और विभक्तियों का सही ढंग से प्रयोग नहीं कर पाओगे तो आप समास को अच्छे से सीख भी नहीं सकते। तो कहने का मतलब क्या आ रहा है घुमा फिरा करके, कि आपको शब्द रूप सीखने हैं। पिछले वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, वहां पर मैंने अच्छे से शब्द रूपों को याद करने के तरीके बता रखे हैं। अगर आप लोग वो वीडियो एक बार देख लेंगे तो आपको शब्द रूप याद करने में भी क्या रहेगी,
आसानी रहेगी। इसलिए आप लोग बच्चों बार बार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप धातु रूप और शब्द रूप, मैंने देखे धातु रूप को भी याद करने का बहुत आसान तरीका बताया था कि आपको केवल एक पठ धातु याद करनी है और पठ धातु 5 लकारों में याद कर लो और कितनी सारी धातुएं हैं जो उसके अनुसार हो जाती हैं, तो आपको कुछ ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक धातु तो याद कर सकते हो, पठ धातु 5 लकारों में भाई पठती पठत पठंती पठसी पठत पठत पठामी पठाओ पठामी, ये तो आती है आपको। इसी तरह इसका जो लिट लकार होता है पठिसति पठिसत पठिसंती पठिससी पठिसत पठिसत पठिसामी पठिसाओ पठिसामे, ये भी आता है। अब बची कौन सी? 3, उन तीनों को याद और कर लो, ये तो आपको होता ही नहीं है। तो कहने का मतलब है अगर थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे तो बहुत ज्यादा सीख जाएंगे। अभी जैसे आप लोगों का टेस्ट लिया था तो उस टेस्ट के अंदर मोस्टली गलती क्या आ रही है आप लोगों की बच्चों, वहां आप लोग कर क्या रहे हो, एक तो आप प्रेजेंटेशन, आपकी जो राइटिंग है, हैंड राइटिंग है, वो बिल्कुल मजेदार नहीं है। सबसे पहला काम करिए कि आप अपनी हैंड राइटिंग सुधारें, ठीक है। अगर आप बोर्ड के विद्यार्थी हैं और आप चाहते हो कि संस्कृत में 100 में से 100 मार्क आए तो उसके लिए आप अपनी हैंड राइटिंग सुधारें। फिर मैं आपको लिखने का तरीका बताऊंगा कि संस्कृत के अंदर लिखने का पैटर्न क्या होता है जिससे कि हमारे पूरे मार्क आए और एक भी नंबर ना कटे। तो इसके लिए हम लोग अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन बच्चों एक स्टेप अगर क्लियर नहीं है तो अगले स्टेप पर हम कैसे जाएंगे? इसलिए सबसे पहला जो स्टेप है वो धातु रूप और शब्द रूपों को याद करने का है। अगर संस्कृत व्याकरण सीखनी है तो सबसे पहले शब्द रूप धातु रूप सीखिए। बार बार बोल रहा हूं आपसे, अपने घर पर हो, अभी आप टाइम है आप लोगों के पास, आप घर पे रह के प्रैक्टिस कीजिए इन चीजों की, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग व्याकरण को बहुत अच्छे सीख लेंगे। तो ये क्लियर है आप लोगों को? एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इससे आगे का जो अगला नियम है वो हम लोग पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये हो गया यहाँ तक। अब अगले नियम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखो उप वाला जो उपसर्ग है इसको मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पर लिख रखा था। तो एक बार आपको आज जो चीज़ें पढ़ेंगे वो दिमाग में रहेंगी, क्लियर रहेंगी। तो यहाँ पर देखिए उप आ रहा है, उप के बाद में जो आएगी तो कौन सी विभक्ति लगानी है आपको? षष्ठी विभक्ति लगानी है और प्लस क्या जोड़ना है? समीपम जोड़ना है। ऐसे सूत्र बना दूंगा उप के बाद में, आप क्लियर हो जाओगे। यथा के बाद में द्वितीय प्लस अनित्य में, उप के बाद में षष्ठी प्लस समीपम, ऐसे सारे आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। एक एक उदाहरण आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हो। तो इस तरह से ठीक है, याद होते चलेंगे। तीसरे नंबर पर देखिए, तीसरा जो है बच्चों वो है निरुपसर्ग। कौन सा है? निरुपसर्ग जो होता है बच्चों वो चलता है अभाव अर्थ में। किस में चलेगा? अभाव अर्थ में। अब ये अभाव अर्थ में जब चलेगा तो हम किसका करेंगे? निरुपसर्ग का प्रयोग करते हैं। निरुपसर्ग का प्रयोग होता है, यानी कि अभाव अर्थ में निरुपसर्ग का प्रयोग कर रहे हैं। अब यहां पर करना क्या आप लोगों को कि जो निरुपसर्ग आ रहा है, ये जो निरुपसर्ग आएगा तो आप लिख ले से निरुपसर्ग के बाद वाले शब्द में कौन सी विभक्ति लगेगी? षष्ठी विभक्ति। प्लस क्या जोड़ेंगे? अभावे। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि धीरे धीरे आप अभावे शब्द लिखते हैं। अब धीरे धीरे आपको ये चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं करा रहा। यानी कि निर उपसर्ग जो आता है और निर के बाद में कोई शब्द आता है तो उसमें कौन सी विभक्ति लगानी है? षष्ठी विभक्ति लगानी है। और क्या जोड़ना है? अभावे। अब देखो षष्ठी विभक्ति लगानी है बच्चों, ठीक है। षष्ठी का एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है। जैसे यहाँ ये उदाहरण मोस्ट है जो मैं लिखवा रहा हूँ, निर्मशकम। अब देखो निर्मशकम शब्द है, यहाँ पर मशक, मशक का मतलब क्या होता है? मच्छर। निर्मशकम मतलब मच्छरों की कमी है, मच्छरों की कमी है। तो क्या मच्छरों की, बहुवचन में बोल रहा हूं मैं, मच्छर की कमी नहीं है, मच्छरों की कमी है। बहुत सारे मच्छर हैं, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे? यहां पर लिख देंगे मशकानाम अभावे।
मश का नाम अभावे, तो ये क्या हो गया, इसका विग्रह हो गया। अगर इसी चीज को मैं यूं कर दूं निर्मक्षिकाम, निर्मक्षिकाम, तो निर्मक्षिकाम है, अब देखो गंगा, गंगाम, तो निर्मक्षिका यानी कि इसमें मूल शब्द क्या है, मक्षिका, मूल शब्द क्या है, मक्षिका। अब मक्षिका मतलब होता है मक्खियां, मक्खियों की कमी, मक्खियों की कमी, तो अपन क्या करेंगे, मक्षिकाणाम अभावे, मक्षिकाणाम अभावे। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो ना आया और यहाँ आ गया, ये क्या मतलब हुआ? तो आपने शब्द रूप वाले वीडियो नहीं देखे, अगर देखे होंगे तो वहां पर मैंने आपको बताया है कि जिन शब्दों में रे, री और श आता है, रे, री और श आता है, वहां पर न को अणे हो जाता है। क्या हो जाता है? न को अणे हो जाता है। समझ में है ना? तो यहां पर देखो ये जो छह क्षत्रिय बन रहा है, इसके अंदर श षटकोण वाला श आता है, इस वजह से यहां पर न के स्थान पर क्या आ गया, अणे आ गया। ये नियम आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। निर्मक्षिकाम, अब देखो यहां पर यूं कह रहे हैं निर्फलम, अब देखो फल, फल का मतलब उद्देश्य होता है, अब उद्देश्य एक वचन में आएगा, ठीक है। अपन कह रहे हैं निर्धनम, धन जो होता है, अब धन चाहे इतना भी हो, धन चाहे इतना भी हो, धन सदैव जो है वो एक वचन में ही मान्यता है, अपन उसको बहुवचन में अपन को नहीं ले जाएंगे। तो यहां पर देखो निर्फलम, तो क्या करेंगे, फलम, फलस से अभाव है, ठीक है। और इसी चीज को अपन यूं कहते हैं निर्धनम, तो यहां पर भी क्या बन जाएगा, ये धनस्य अभावे, धनस्य अभावे, ठीक है। तो इस ढंग से आप लिख सकते हो। इसी तरह का एक है निर्बलम, ठीक है। निर्बलम का क्या करेंगे, बलस्य अभावे, बलस्य से क्या हो गया, अभावे। तो इस तरीके से आप लोग इन उदाहरणों को पढ़ सकते हैं। क्लियर? तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे और पढ़ते हैं अगला नियम। चलिए अब मैं एक बार इसको पूरे को इरेज कर रहा हूं क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने निर भी पढ़ लिया, उप भी पढ़ लिया, यथा पढ़ लिया, ठीक है। अब ये सब मैं इरेज कर रहा हूं, यहां से नियम आपके दिमाग में बैठ गया कि पहले पद के अर्थ की क्या होती है, प्रधानता होती है। प्रथम पद कोई उपसर्ग या अव्यय होता है। इसमें समस्त पद जो होता है वो नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। नपुंसकलिंग एक वचन बनाने का नियम क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह से आप लोग याद करते रहेंगे। आगे देखिए, इसके बाद में बच्चों दो अर्थ हैं। एक तो चलता है पश्चात अर्थ में, किस में चलता है, पश्चात अर्थ में, ठीक है। और एक चलता है योग्य अर्थ में, योग्य अर्थ में। अब देखिए इन दोनों के लिए जो उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा, इन दोनों के लिए जो उपसर्ग का प्रयोग करा जाएगा वो कौन सा करा जाता है बच्चों, अनु। कौन सा किया जाता है, अनु उपसर्ग का प्रयोग करा जाता है, ठीक है। अनु उपसर्ग का, जब गुण, चरित्र, सुख, दुख, पुण्य, ये जो शब्द आ रहे हैं, कहने का मतलब क्या आ रहा है, ये आपके भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। ये क्या संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा शब्द हैं, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। और एक होता है पश्चात। यहां पर आपके जो आएंगे, जैसे कोई भी नाम आ सकता है तो यहां पर आपके जातिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर शब्द होंगे तो फिर क्या लगाएंगे, पश्चात लगाएंगे। और अगर भाववाचक संज्ञा वाले शब्द होंगे तो अपन क्या लगाएंगे, योग्य शब्द लगाएंगे, योग्यम लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहां दोनों के अंदर ये ध्यान रखना है कि अनु के बाद में, अनु के बाद, अनु के बाद वाले शब्द में षष्ठी विभक्ति लगेगी। कौन सी लगेगी, षष्ठी विभक्ति लगती है। एक चीज क्लियर, ध्यान से समझते हुए चलो। अब ये जो योग्यम, योग्य अर्थ में आएगा ना जब यहां पर, तो अपन इस षष्ठी विभक्ति के बाद शब्द जोड़ेंगे योग्यम। क्या शब्द जोड़ेंगे,
योग्यम शब्द जोड़ेंगे। और अगर पश्चात अर्थ वाला आएगा तो इस पश्चात वाले के अंदर अपन जोड़ेंगे पश्चात, सिंपल पश्चात, एज इट इज ऐसे लिखेंगे। तो क्लियर है दोनों चीजें। एक तो विभक्ति कौन सी लगेगी, षष्ठी, कौन सी लगेगी, षष्ठी लगेगी। तो आप इसको इस तरह से लिखने की कोशिश करना कि यहाँ पर दो अर्थों में चल रहा है ये अनु जो है दो अर्थों में चलेगा, एक पश्चात अर्थ में और एक योग्य अर्थ में। योग्य अर्थ में कब चलेगा, जब गुण, चरित्र, सुख, दुख, पाप, पुण्य ऐसे भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग करे जा रहा होगा, तब तो हम लगाएंगे योग्य, यानी कि शब्द क्या जोड़ेंगे, योग्यम, ठीक है। और जब जातिवाचक और व्यक्तिवाचक राम, विष्णु, कृष्ण, रथ ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो ये क्या चलेगा, फिर पश्चात चलेगा। तो जैसे मैं उदाहरणों के माध्यम से समझाता हूं, जैसे मैंने लिखा अनुरथम, क्या लिखा, अनुरथम। अब ये जो रथ शब्द है ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, देखो इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या कर देंगे, रथस्य योग्यम, रथस्य पश्चात, ठीक है। देखिए यहां पर अपन बोल दिया अनु विष्णु, अब अनु विष्णु कर दिया तो क्या हो जाएगा, विष्णु शब्द की षष्ठी क्या होती है, विष्णु पश्चात। अनुकृष्णम, अनुकृष्णम तो क्या हो जाएगा, कृष्ण से पश्चात, ठीक है। लेकिन अपन यहां पर कह रहे हैं कि अनुरूपम, अनुरूपम तो क्या हो जाएगा, अनुरूपम का रूपस्य योग्यम, रूपस्य योग्यम। अगर अपन कह रहे हैं अनुगुणम, ठीक है, तो गुणस्य योग्यम, गुणों के योग्य, ठीक है। अपन कह रहे हैं अनुचरित्रम तो क्या बन जाएगा, चरित्रस्य योग्यम, चरित्र से योग्यम। तो समझ में आ रहा है दोनों में अंतर क्या है कि यहां पर ये नाम आएंगे, जातिवाचक आएगी तो अपन पश्चात लगाएंगे, यहां पर भाववाचक संज्ञा वाले शब्द आएंगे तो अपन क्या लगाएंगे, योग्यम लगाएंगे। तो इस तरह से ये जो अनु उपसर्ग है ये दो अर्थों में चलता है। अनु उपसर्ग जो है दो अर्थों में चलता है। जब आप लिखेंगे तो इस ढंग से लिख सकते हो अनु, तो ये अनु लिखने के बाद लिख लेंगे, एक तो चलेगा पश्चात अर्थ में और एक चलेगा ये योग्यम अर्थ में, ठीक है। और यहाँ पर दोनों में क्या लगेगी, षष्ठी विभक्ति लगेगी, ये इधर, दोनों में से एक चीज को डिसाइड करना है, ठीक है। दोनों में से एक चीज को डिसाइड करना है, पश्चात और योग्यम, ठीक है। तो इस तरह से पूरा नियम आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि अनु जो उपसर्ग है ये दो अर्थों में चलता है, ठीक है। एक पश्चात अर्थ में चलता है और एक योग्य अर्थ में चलता है। तो पश्चात अर्थ के अंदर तो हम लोग कैसे करेंगे कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द आएंगे तो अनु के बाद में षष्ठी विभक्ति प्लस क्या जोड़ेंगे, पश्चात जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, पश्चात। तो मैं यहां से इसको इरेज कर देता हूं, आपको लिखने में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और अनु के बाद में अगर ये भाववाचक संज्ञा वाले शब्द होंगे तो षष्ठी विभक्ति और प्लस योग्यम शब्द को जोड़ते हैं। क्लियर सभी को, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। अब देखिए बच्चों, इसके बाद में एक जो और है आपका वो है वीप्सा अर्थ में। अब वीप्सा का मतलब क्या होता है, दोहरान। वीप्सा का मतलब क्या होता है, दोहरान होता है। देखिए ध्यान से, सरल सरल नियम है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ अपन ने लिख दिया वीप्सा अर्थ में। अब वीप्सा अर्थ में आपने किसका प्रयोग करना है, प्रति उपसर्ग का प्रयोग करना है। किसका करना है, प्रति उपसर्ग, ठीक है। अब प्रति उपसर्ग के बाद में जो शब्द होंगे, ध्यान सुन लेना, प्रति उपसर्ग, यहां दोबारा लिख देता हूं, विग्रह करने पर, विग्रह करने पर, प्रति उपसर्ग के बाद वाले शब्द में द्वितीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति लगाकर दो बार लिखते हैं, दो बार लिखते हैं,
तथा प्रति शब्द जोड़ते हैं। ठीक है, अब देखो ये कैसे हो रहा है कि विग्रह जब करेंगे प्रति उपसर्ग होगा, प्रति उपसर्ग के बाद में जो भी शब्द होगा उसके अंदर हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे और उस शब्द को 2 बार लिख देंगे और अंत में क्या जोड़ देंगे, प्रति जोड़ देंगे। जैसे उदाहरण समझो, जैसे मैं कह रहा हूं बच्चों आपसे, क्या बोल रहा हूं, प्रतिदिनम, क्योंकि ये तो नपुंसकलिंग में होगा, प्रतिदिनम। तो अब देखो इसके बाद शब्द क्या है, दिन, तो इसको द्वितीय विभक्ति आप मानो दिनम, दिनम प्रति। तो दिनम दिनम प्रति, ये आपको इस रूप में भी दिखाई दे सकता है, ऊपर दिनम, दिनम और प्रति, इस तरह से भी लिख सकते हो। जैसे इसी को अपन यूं कहते हैं प्रतिवर्षम, प्रतिवर्षम, तो क्या करेंगे, वर्षम, वर्षम प्रति, समझ में आ गया। इसी को अगर यूं कह दिया प्रतिमासम, प्रतिमासम, तो प्रतिमासम का क्या करेंगे, मासम, मासम प्रति। ठीक है, अगर इसी को हमने यूं कह दिया प्रति क्षणम, अब प्रति क्षणम, तो इसको अपन बोल देंगे क्षणम, क्षणम प्रति, तो ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये आ रहा है कि बच्चों कि प्रति जो शब्द आ रहा है, प्रति जो उपसर्ग आएगा, उस प्रति उपसर्ग के बाद में जो भी शब्द आएगा उस शब्द में कौन सी विभक्ति लगानी है, द्वितीय विभक्ति लगानी है, और उस शब्द को कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है, उस शब्द को 2 बार लिखना है। ठीक है, तो उसको 2 बार लिख करके और उसके बाद में आपको शब्द जोड़ देना है, कौन सा, कौन सा, प्रति। तो प्रत्येकम है, तो इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, एकम, एकम प्रति। ठीक है, तो ये प्रति यानी कि विप्सा अर्थ में हो गया, प्रति उपसर्ग का प्रयोग करा जाएगा, प्रति उपसर्ग के बाद वाले शब्द में द्वितीय विभक्ति लगाकर उसे 2 बार लिखते हैं तथा प्रति शब्द को जोड़ देते हैं। क्लियर, तो प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से इसे लिखा जा सकता है। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो बच्चों देखिए, यहाँ आज इस वीडियो के अंदर यही नियम पढ़ेंगे हम लोग, इससे आगे के नियम नहीं पढ़ेंगे। इससे आगे के जितने भी नियम बच रहे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आप लोगों को ये समास कितना समझ में आ रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे ये विश्वास हो सके कि मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ वो मेरी बात और मेरी भाषा समझ रहे हैं, मैं उन्हें जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो बातें उनके समझ में आ रही है। इसलिए बच्चों कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, और भी बच्चों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा ताकि उनको भी थोड़ा बेनिफिट हो सके। मिलते हैं अगली बार एक नए नियमों के साथ। अभी समास खत्म नहीं हुआ है, अव्ययी भाव समास, अगले वीडियो के अंदर ये अव्ययी भाव समास पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसी के अंदर मैं आपको जो द्विगु समास है और अव्ययी भाव समास है उसमें क्या अंतर होता है ये बातें भी मैं बताने वाला हूं। तो बिल्कुल भी मिस ना करिएगा, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगली बार अगले नियमों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।